हाफ ब्लड प्रिंस अध्याय 18 जन्मदिन के तोहफे। अगले ही दिन हैरी ने रॉन और हरमाइनी दोनों को ही विश्वास में लेते हुए बता दिया कि डंबलडोर ने उसे क्या काम सौंपा है। उसे ये बात दोनों को अलग अलग बतानी पड़ी क्योंकि हरमाइनी अब भी रॉन के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो उसकी तरफ हिकारत से देखकर दूर चल देती। रॉन को लग रहा था कि हैरी को स्लगहॉर्न के साथ कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो उसे बहुत प्यार करते थे। उसने नाश्ते के समय भुने हुए अंडे को कांटे से लहराते हुए कहा, तुम्हें किसी चीज़ के लिए इनकार नहीं करेंगे, है ना? वे काढ़े के अपने छोटे राजकुमार को कैसे इनकार कर सकते हैं? आज क्लास के बाद रुकना और उनसे पूछ लेना। बहरहाल हरमाइनी का विचार अलग था। अगर डंबलडोर उनसे वो चीज़ नहीं उगलवा पाए हैं तो इसका मतलब यह है कि स्लगहॉर्न असली घटना को छिपाने का संकल्प कर चुके हैं। उसने धीमी आवाज में कहा जब वो ब्रेक के समय बर्फ भरे वीरान अहाते में खड़े थे। हॉर्क्रक्स? हॉर्क्रक्स? मैंने कभी इसके बारे में नहीं सुना। तुमने नहीं सुना? हैरी निराश हो गया। उसे उम्मीद थी हरमाइनी उसे ये बता देगी कि हॉर्क्रक्स क्या होता है। ये कोई बहुत उच्च स्तरीय शैतानी जादू होगा, वरना वोल्डेमॉर्ट इसके बारे में क्यों जानना चाहता? हैरी, मुझे लगता है जानकारी हासिल करना मुश्किल साबित होगा। तुम सावधान रहना कि तुम स्लगहॉर्न से ये बात कैसे पूछोगे। कोई अच्छी योजना बनाओ। रॉन कह रहा था कि मैं आज काढ़े की क्लास के बाद रुक कर पूछ लूं। ओह अच्छा, अगर वॉन ऐसा सोचता है तो फिर वही ठीक रहेगा, उसने गुस्से से कहा। हरमाइनी, क्या तुम इस बात को? नहीं, उसने गुस्से से कहा। धड़धड़ाती हुई चली गई। हैरी बर्फ में टखने तक धंसा हुआ अकेला रह गया। काढ़े की क्लासें इन दिनों मुश्किल थी क्योंकि हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक ही डेस्क पर बैठना पड़ता था। आज हरमाइनी ने अपनी कड़ाही टेबल पर इस तरह रखी ताकि वो अर्नी के करीब रहे। उसने हैरी और रॉन को नजरअंदाज कर दिया। हरमाइनी के तमतमाए चेहरे को देखकर रॉन ने हैरी से बुदबुदा कर पूछा, तुमने क्या कर दिया? लेकिन इससे पहले कि हैरी जवाब दे पाए, स्लगहॉर्न ने विद्यार्थियों को खामोश रहने को कहा। शांत रहो प्लीज। जल्दी से, आज दोपहर बहुत काम करना है। गोल पैलेट का तीसरा नियम। गोल पैलेट का तीसरा नियम मुझे कौन बता सकता है? जाहिर है मिस ग्रेंजर। हरमाइनी ने पूरी तेजी से बता दिया। गोल पैलेट का तीसरा नियम बताता है कि मिश्रित जहर के लिए विषहर अलग अलग तत्वों के विषहरों के योग से अधिक शक्तिशाली होगा। बिल्कुल, गरुण द्वार को 10 पॉइंट। रॉन हैरी के पास मुंह खोले बैठा रहा। उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की नई पुस्तक पर अनजाने ही ड्राइंग बना रहा था। रॉन ये भूल जाता था कि अब उसे हर चीज खुद समझनी थी क्योंकि हरमाइनी उसे मुसीबत से नहीं उबारेगी। हरमाइनी अपनी डेस्क से उठकर स्लगहॉर्न की डेस्क तक आधी दूर पहुंच चुकी थी। तब जाकर बाकी के विद्यार्थियों को यह एहसास हुआ कि उन्हें स्लगहॉर्न की डेस्क तक जाना है, क्योंकि स्लगहॉर्न ने कहा था कि तुम सभी मेरी डेस्क से जहर की एक एक शीशी ले जाओ। हैरी, रॉन और अर्नी जब टेबल पर लौटे तब तक हरमाइनी अपनी शीशी के पदार्थ अपनी कड़ाही में डाल चुकी थी और आग जला चुकी थी। हरमाइनी ने तनकर खड़े होते हुए उत्साह से कहा, हैरी, अफसोस की बात है, प्रिंस इस मामले में तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। चिढ़कर हैरी ने उस जहर वाली शीशी का कॉर्क खोला जो उसने स्लगहॉर्न की डेस्क से उठाई थी। यह जहर गेरुए रंग का था। रॉन ने बुदबुदाकर हैरी से पूछा, तुम्हें यकीन है प्रिंस ने कोई टिप नहीं दी है? हैरी ने उच्च स्तरीय काढ़ा निर्माण की विश्वसनीय पुस्तक निकाली। विषहरों वाले अध्याय को खोला। वहां गोल पैलेट का तीसरा नियम था। जाहिर है हरमाइनी की तरह प्रिंस को भी इसे समझने में मुश्किल नहीं आई थी। कुछ नहीं, हैरी ने उदास स्वर में कहा। हरमाइनी उत्साह से अपनी कड़ाही पर छड़ी लहरा रही थी। दुर्भाग्य से वो उसके मंत्र की नकल नहीं कर सकते थे क्योंकि अब वो अशाब्दिक मंत्रों में इतनी निपुण हो गई थी कि उसे जोर से बोलने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बहरहाल अर्नी मैकमिलन अपनी कड़ाही पर स्पेशलिस्ट रिवेलियो बुदबुदा रहा था जो प्रभावशाली मंत्र लग रहा था। इसलिए हैरी और रॉन ने जल्दी से उसकी नकल कर ली। हैरी को एहसास होने में 5 मिनट लगा कि क्लास में सर्वश्रेष्ठ काढ़ा बनाने वाली उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होने वाली है। स्लगहॉर्न ने तहखाने में अपने पहले चक्कर में बड़ी उम्मीद से उस कड़ाही की तरफ देखा। वो खुशी से चीखने को तैयार थे जैसा वो हमेशा करते थे, लेकिन इसके बजाय उन्होंने खांसते हुए सिर हटा लिया क्योंकि हैरी के काढ़े से अंडों की बदबू आ रही थी। हरमाइनी बेहद संतुष्ट दिख रही थी। इस चिढ़ भरे दृश्य को देखने से बचने के लिए हैरी हाफ ब्लड प्रिंस की पुस्तक पर झुका। उसने अनावश्यक तेजी से कुछ पन्ने पलटे और वहां विषहरों की एक लंबी सूची को काटते हुए लिखा था, बस
एक विजोआ उनके गले के नीचे ठूस दो। हैरी एक पल के लिए इन शब्दों को घूरता रहा। क्या उसने बहुत पहले विजोआ का नाम नहीं सुना था? क्या स्नैप ने उनकी पहली काढ़े की क्लास में ये नहीं बताया था? बिजोआ एक पत्थर है जो बकरी के पेट से निकाला जाता है और ये ज्यादातर जहरों से बचाता है। ये गोल पैलेट की समस्या का जवाब ही नहीं था। अगर स्नैप उनके टीचर होते तो हैरी ये करने की हिम्मत कभी नहीं करता, लेकिन ये दुस्साहसिक कदम उठाने का वक्त था। वो जल्दी से स्टोर की अलमारी तक गया, उसके भीतर टटोलने लगा। उसे यूनिकॉर्न के सींग, सूखी हुई जड़ियों के गुच्छे मिले। सबसे पीछे एक बॉक्स मिला जिस पर लिखा हुआ था बिजोआ। जैसे ही बॉक्स खोला, स्लग हॉर्न ने घोषणा की, सब लोग ध्यान दो, 2 मिनट बचे हैं। हैरी ने एक बिजोआ निकाला, बॉक्स को अलमारी में रखा, जल्दी से अपनी कड़ाही के पास आ गया। बस खत्म। स्लग हॉर्न ने कहा, अच्छा तो अब देखते हैं कि तुमने कैसा किया है। ब्लेच, तुमने क्या किया है? धीरे धीरे स्लग हॉर्न कमरे में चलते रहे, विभिन्न विषहरों की जांच करते रहे। किसी का काम पूरा नहीं हुआ था। हालांकि स्लग हॉर्न के आने से पहले हरमाइनी अपनी शीशी में कुछ और पदार्थ डालने की कोशिश कर रही थी। रॉन ने हार मान ली थी। हैरी अपने थोड़े पसीनेदार हाथ में बिजोआ दबाकर इंतजार कर रहा था। स्लग हॉर्न उसकी टेबल पर सबसे आखिर में पहुंचे। और हैरी, तुम्हारे पास मुझे दिखाने के लिए क्या है? हैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसकी हथेली पर बिजोआ था। स्लग हॉर्न ने उसकी तरफ पूरे 10 सेकंड देखा। हैरी को एक पल के लिए लगा कहीं उस पर चिल्लाने वाले तो नहीं हैं, लेकिन फिर उन्होंने अपना सिर पीछे किया और अट्टहास करने लगे। इस लड़के की हिम्मत तो देखो, वो गूंजती आवाज में बोले और बिजोआ उसके हाथ से लेकर ऊपर उठा दिया ताकि पूरी क्लास देख सके। ओह, तुम अपनी माँ जैसे हो। मैं नहीं कह सकता कि तुम गलत हो। बिजोआ निश्चित रूप से इन सभी काढ़ों का विषहर है। हरमाइनी का चेहरा पसीना पसीना था। वो आग बबूला दिख रही थी। उसके अधूरे विषहर में 52 पदार्थ थे, जिसमें उसके खुद के बालों का गुच्छा भी शामिल था। उसका काढ़ा स्लग हॉर्न के पीछे उबल रहा था, लेकिन स्लग हॉर्न की आंखें तो हैरी पर थी। हरमाइनी ने दांत पीसते हुए कहा, और तुमने अपने आप बिजोआ के बारे में सोच लिया है ना हैरी? हैरी के जवाब देने से पहले ही स्लग हॉर्न खुशी खुशी बोल पड़े। असली काढ़ा बनाने वाले को इसी तरह की स्वतंत्र कल्पनाशीलता की जरूरत होती है, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। उसमें भी काढ़ा बनाने की नैसर्गिक समझ थी। निश्चित रूप से हैरी में ये प्रतिभा लिली से आई है। हाँ हैरी, हाँ, अगर तुम्हारे हाथ में बिजोआ है तो जाहिर है इससे काम हो जाएगा, लेकिन चूंकि हर जहर पर यह काम नहीं कर सकता और काफी दुर्लभ है, इसलिए विषहर बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। अब सामान पैक करने का वक्त आ गया है, स्लग हॉर्न ने कहा, और विशुद्ध दुस्साहस के लिए गरुण द्वार को 10 पॉइंट। वो हंसते हुए अपने डेस्क के पीछे पहुंच गए। हैरी रुका रहा, अपने बैग को पैक करने में काफी देर लगाता रहा। न तो रॉन और न ही हरमाइनी ने जाते समय उसे शुभकामना दी। दोनों थोड़े चिढ़े हुए दिख रहे थे। आखिरकार जब हैरी और स्लग हॉर्न बचे, चलो हैरी, तुम्हें अगली क्लास के लिए देर हो जाएगी, स्लग हॉर्न ने प्यार से कहा, अपने ड्रैगन की खाल के ब्रीफ केस में सुनहरे कुंदे बंद किए। सर, ऐसा करते समय मुझे वोल्डेमॉर्ट की बरबस याद आ गई। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। सर, मैं सोच रहा था, क्या आप हॉरक्रक्स के बारे में जानते हैं? स्लग हॉर्न किसी मूर्ति की तरह स्थिर हो गए। भर्राई आवाज में बोले, तुमने क्या पूछा? सर, मैंने पूछा आप हॉरक्रक्स के बारे में जानते हैं? देखिए, स्लग हॉर्न फुसफुसाकर बोले, डंबलडोर ने तुम्हें इस काम पर लगाया है ना? उनकी आवाज बदल गई थी। वो खुशनुमा नहीं थी, सदमे और दहशत भरी लग रही थी। उन्होंने अपनी सीने वाली जेब में हाथ डालकर रुमाल निकाला और भौं पर आता पसीना पोंछ लिया। स्लग हॉर्न ने पूछा, डंबलडोर ने तुम्हें वो याद दिखा दी है? हाँ। हैरी ने तत्काल फैसला किया और सच बोल दिया। हाँ, जाहिर है अगर तुमने उसे देखा है हैरी, तो तुम्हें पता चल गया होगा। हॉरक्रक्स के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ, कुछ भी नहीं। उन्होंने अपना ड्रैगन की खाल वाला ब्रीफ केस उठाया और अपना रुमाल जेब में रखते हुए तहखाने के दरवाजे की तरफ चल दिए। सर, मुझे लगा था उस याद में कुछ और भी हो सकता है। तुम्हें ऐसा गलत लगा था, स्लग हॉर्न ने कहा। उन्होंने आखिरी शब्द गरजते हुए कहे, इससे पहले कि हैरी आगे बोल पाता। उन्होंने बाहर निकलकर तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया। जब हैरी ने रॉन और हरमाइनी को नाकामयाब बातचीत के बारे में बताया तो किसी ने सहानुभूति नहीं दिखाई। हरमाइनी अब इस बात पर नाराज थी, हैरी ने सही तरीके से काम किए बिना ही उसे हरा दिया था। रॉन को इस बात का मलाल था, हैरी ने उसे भी बिजोआ नहीं दिया था। हैरी चिढ़कर बोला, अगर हम दोनों ऐसा करते तो ये मूर्खतापूर्ण दिखता। देखो,
मैं उन्हें नरम करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं वोल्डेमॉर्ट के बारे में पूछ सकूं। ओह, तुम आदत डाल लो, उसने चिढ़कर कहा। जब रॉन वोल्डेमॉर्ट के नाम को सुनकर भय से चौंका। अपनी असफलता और रॉन और हरमाइनी के रवैये से नाराज हैरी अगले कुछ दिन तक इस बारे में सोच विचार करता रहा। जब हैरी ने स्लगहॉर्न से दोबारा सवाल नहीं पूछा तो वो पहले की तरह उसके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार करने लगे और उस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया। हैरी इंतजार करता रहा वो उसे पार्टी में आने का आमंत्रण दें और इस बार वो उनका आमंत्रण स्वीकार करना चाहता था। बहरहाल दुर्भाग्य से कोई आमंत्रण नहीं मिला। हैरी ने हरमाइनी और जिनी से पूछा, उनमें से किसी को कोई आमंत्रण नहीं मिला? जहां तक वो जानती थी किसी को भी नहीं मिला था। हैरी सोचने लगा, इसका मतलब यह है कि स्लगहॉर्न जितने भुलक्कड़ दिखते हैं उतने हैं नहीं। हैरी को सवाल पूछने का वो अतिरिक्त मौका नहीं देना चाहते थे। फरवरी के आने पर स्कूल के चारों तरफ जमा बर्फ पिघल गई और उसकी जगह भयंकर गीलापन आ गया। बैंगनी भूरे बादल आसमान से उतरकर महल के करीब आ गए थे। जब हैरी और हरमाइनी हॉल में आए तो उन्होंने देखा टेबलें गायब हो चुकी हैं, बारिश ऊंची खिड़कियों से टकरा रही है और जादुई छत उनके ऊपर स्याह ढंग से घुमड़ रही थी। वहां चारों हाउसों के प्रमुख प्रोफेसर मैगोनिकल, स्नैप, फ्लिटविक और स्प्राउट थे। उनके अलावा एक नाटा जादूगर भी था जिसके सामने सब विद्यार्थी खड़े थे। नाटा जादूगर मंत्रालय का अंतर्ध्यान प्रशिक्षक था। वो अजीब तरीके से बेनूर था। हैरी ने सोचा, कहीं लगातार अंतर्ध्यान होने और प्रकट होने के कारण उसका शरीर इतना कमजोर तो नहीं हो गया, या फिर कहीं अंतर्ध्यान होने के लिए कमजोर शरीर होना जरूरी तो नहीं था। जब सभी विद्यार्थी आ गए तो हाउस प्रमुखों ने उन्हें शांत कर दिया तो जादू मंत्रालय का जादूगर बोला, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम विल्की टाइक्रॉस है और मैं अगले 12 सप्ताह तक आपका मंत्रालय द्वारा भेजा अंतर्ध्यान प्रशिक्षक रहूंगा। जैसा आप जानते हैं, हॉगवर्ट्स के भीतर अंतर्ध्यान या प्रकट होना आमतौर पर संभव नहीं है। आप लोग प्रैक्टिस कर सके इसलिए हेडमास्टर ने अंतर्ध्यान और प्रकट होने को रोकने वाला सम्मोहन बड़े हॉल के भीतर 1 घंटे के लिए हटा लिया है। आप लोग अच्छी तरह समझ लें, आप इस हॉल की दीवार के बाहर अंतर्ध्यान नहीं हो पाएंगे। ऐसी कोशिश करना समझदारी नहीं होगी। मैं चाहता हूं अब आप सभी इस तरह खड़े हो जाएं ताकि आपके सामने 5 फुट जगह खाली रहे। हड़बड़ी और धक्का मुक्की होने लगी। विद्यार्थी दूर होते समय एक दूसरे से टकराए और बाकियों को अपनी जगह से हटने का आदेश देने लगे। हरमाइनी ने पूछा, हैरी तुम कहाँ जा रहे हो? हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तेजी से भीड़ के बीच से जा रहा था। वो उस पार निकला जहां प्रोफेसर फ्लिटविक चील घात के कुछ विद्यार्थियों को खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे। वो प्रोफेसर स्प्राउट के पास से गुजरा जो मेहनत कश वालों को लाइन में खड़ा कर रही थी। अब वो मेलफॉय के ठीक पीछे खड़ा था। मेलफॉय सामान्य उथल पुथल का लाभ लेते हुए क्रैब के साथ दोबारा बहस कर रहा था। क्रैब मेलफॉय से 5 फुट दूर खड़ा था और बगावत पर उतारू था। मुझे नहीं पता कितना और वक्त लगेगा, ठीक है? उसे ये नहीं मालूम था कि हैरी उसके ठीक पीछे खड़ा है। मुझे जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा समय लग रहा है। क्रैब ने अपना मुंह खोला लेकिन मेलफॉय ने अंदाजा लगा लिया। देखो, ये जानना तुम्हारा काम नहीं है मैं क्या कर रहा हूं। क्रैब, तुम और गोयल, तुम भी बस उतना ही करो जितना तुमसे कहा जाए। चुपचाप पहरा दो। अगर मैं अपने दोस्तों से पहरा दिलवाना चाहता हूं तो मैं उन्हें ये बता देता कि मैं क्या कर रहा हूं। हैरी ने इतनी जोर से कहा कि मेलफॉय उसकी बात सुन ले। मेलफॉय तेजी से घूमा। उसका हाथ अपनी छड़ी पर पहुंच गया लेकिन उसी समय चारों हाउसों के प्रमुख चिल्लाए, शांत। दोबारा खामोशी छा गई। मेलफॉय धीरे से सामने की तरफ घूम गया। धन्यवाद, टाइक्रॉस ने कहा। उन्होंने अपनी छड़ी लहराई। अचानक हर विद्यार्थी के सामने फर्श पर पुराने जमाने का लकड़ी का एक एक छल्ला आ गया। अंतर्ध्यान होते समय 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखनी होती हैं: गंतव्य स्थल, संकल्प, एकाग्रता। हैरी अपने उस लकड़ी के छल्ले के भीतर के धूल भरे फर्श को देख रहा था और बाकी चीज के बारे में न सोचने की कोशिश कर रहा था। यह असंभव था। उसका दिमाग इस बात पर चकरा रहा था, मेलफॉय ऐसा कौन सा काम कर रहा था जो उसे पहरेदारों की जरूरत हो। हैरी ने चोरी से चारों तरफ देखा। उसकी बाईं तरफ अर्नी मैकमिलन अपने छल्ले पर इतना जमकर ध्यान केंद्रित कर रहा था कि उसका चेहरा गुलाबी हो गया। ऐसा लगा जैसे वो क्विडिच की बड़ी गेंद तूफान जितने बड़े अंडे को शरीर से निकालना चाह रहा हो। हैरी ने एक बार फिर मुड़कर देखा। बहुत से विद्यार्थी इतनी जल्दी अंतर्ध्यान होने के आग्रह पर दहशत में आ गए थे। 1, 2। हैरी ने अपने विचारों को दोबारा अपने छल्ले पर केंद्रित करने की कोशिश की। वो अब तक भूल चुका था उसे कौन सी 3 बातें याद रखनी थी। 3। हैरी अपनी जगह पर घूमा। संतुलन गड़बड़ा गया। वो गिरते गिरते बचा।
ऐसा सिर्फ उसी के साथ नहीं हुआ, पूरे हॉल में अचानक बहुत से विद्यार्थी लड़खड़ा कर गिर गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ट्राइक्रॉस ने कहा, जिन्हें इससे बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद भी नहीं थी। अपने छल्लों को दोबारा ठीक करो और पुरानी जगह पर लौट जाओ। दूसरी कोशिश भी पहली कोशिश से ज्यादा अच्छी नहीं थी, तीसरी भी उतनी ही बुरी रही, चौथी तक भी कोई रोमांचक घटना नहीं हुई। उस कोशिश के दौरान एक दर्द भरी भयंकर चीख सुनाई दी। लोग दहशत में आ गए। मेहनतकश हाउस की सूजन बोन्स अपने छल्ले में एक पैर से उछल रही थी। उसका बायां पैर 5 फुट दूर उसी जगह पर रह गया था जहां वो पहले खड़ी थी। हाउसों के प्रमुख सूजन बोन्स के पास आए। एक तेज धमाका हुआ, बैगनी धुआं निकला और सूजन सुबकने लगी। उसका पैर तो जुड़ गया, लेकिन वो आतंकित लग रही थी। विल्की ट्राइक्रॉस ने भावहीनता से कहा, विभक्तिकरण या शरीर के अंगों का अलगाव तब होता है जब मस्तिष्क पर्याप्त एकाग्र नहीं होता। ट्राइक्रॉस आगे बढ़े, उसी जगह पर अपनी बाहें फैलाकर गोल घूमे और अंतर्ध्यान होकर हॉल के पीछे वाले हिस्से में प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, 3 सूत्रों को याद रखो, दोबारा कोशिश करो। लेकिन 1 घंटे बाद भी सूजन के विभक्तिकरण से ज्यादा रोचक कोई घटना नहीं हुई। ट्राइक्रॉस हताश नहीं थे। उन्होंने कहा, अगले शनिवार को मिलते हैं और 3 सूत्रों को मत भूलना, गंतव्य स्थल, संकल्प, एकाग्रता। तुमने कैसा किया? रॉन ने हैरी की तरफ आते हुए पूछा। मुझे लगता है आखिरी कोशिश में मुझे कुछ महसूस हुआ था। मेरे पैरों में झुंझुनी जैसा एहसास हो रहा था। वॉन, मुझे लगता है तुम्हारे जूते छोटे हो गए हैं। हरमाइनी मुस्कुराते हुए पास से गुजर गई। हैरी ने हरमाइनी के ताने को नजरअंदाज किया। उसने कहा, मुझे इसकी अभी परवाह नहीं है। क्या मतलब है तुम्हें परवाह नहीं है? तुम अंतर ध्यान होना नहीं सीखना चाहते हो? हैरी बोला, दरअसल मुझे उसकी ज्यादा चिंता है। मुझे झाड़ू पर उड़ना पसंद है। फिर उसने पीछे मुड़कर देखा, मेलफॉय कहाँ था। प्रवेश हॉल में पहुंचकर हैरी तेजी से चलने लगा। रॉन से बोला, जल्दी चलो, मुझे कुछ करना है। हैरान रॉन हैरी के पीछे लगभग दौड़ता हुआ गरुड़ द्वार टावर पर पहुंचा। पीप्स के कारण उन्हें थोड़ी देर हो गई थी। वो अपने विश्वसनीय शॉर्टकट से होते हुए 5 मिनट के भीतर तस्वीर के छेद के अंदर पहुंच गए। रॉन बोला, बताओगे तुम्हें क्या करना है? ऊपर चलो, हैरी ने कहा। वो हॉल को पार करता हुआ उस दरवाजे की तरफ चल दिया जो लड़कों के कमरों की सीढ़ियों तक जाता था। हैरी को उम्मीद थी उनका कमरा खाली था। उसने संदूक खोला, उसमें कुछ खोजने लगा। रॉन उसे अधीरता से देखता रहा। हैरी, मेलफॉय क्रैब और गोयल से पहरेदारी करवा रहा है। वो अभी क्रैब से इस बारे में बहस कर रहा था। उसे वो चीज मिल गई जिसे वो खोज रहा था, खाली चर्मपत्र का तह किया हुआ चौकोर टुकड़ा। उसने इसे खोला, अपनी छड़ी की नोक से थपथपाया। मैं कसम खाता हूं, जो कहूंगा झूठ कहूंगा, झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। तत्काल चर्मपत्र की सतह पर हॉगवर्ट्स का नक्शा उभर गया। यहाँ महल की हर मंजिल का पूरा नक्शा था। छोटे छोटे बिंदु हिल रहे थे जिन पर महल में रहने वाले हर व्यक्ति के नाम के लेबल लगे थे। मेलफॉय को खोजने में मेरी मदद करो। वो रहा, रॉन ने 1 मिनट बाद कहा। देखो, नाग शक्ति के हॉल में। हैरी ने निराशा से नक्शे की तरफ देखा, लेकिन फिर जोश में आ गया। मैं उस पर अब नजर रखूंगा। उसने बात अधूरी छोड़ दी क्योंकि नेविल आ गया था और उसके पास से कपड़ा जलने की तेज बदबू आ रही थी। मेलफॉय को पकड़ने के संकल्प के बावजूद हैरी को 2 सप्ताह तक कोई सफलता नहीं मिली थी। हैरी ने इस संभावना पर विचार किया कि मेलफॉय कहीं स्कूल के बाहर तो नहीं जा रहा है, लेकिन उसे समझ नहीं आया वो ऐसा कैसे करेगा, क्योंकि महल के भीतर सुरक्षा के इंतजाम बहुत कड़े थे। उसे बस यही लगा कि शायद वो नक्शे पर दिखने वाले सैकड़ों छोटे काले बिंदुओं के बीच मेलफॉय को नहीं देख पाया होगा। मेलफॉय, क्रैब और गोयल आमतौर पर साथ रहते थे, लेकिन अब अलग अलग दिख रहे थे। हैरी ने सोचा, बड़े होने पर इस तरह की बातें होती रहती हैं। फिर उसने दुखी मन से रॉन और हरमाइनी को इस बात का जीता जागता सबूत मान लिया। फरवरी मार्च में बदल गया, मौसम में बदलाव नहीं हुआ। सभी हाउसों के हॉल में एक नोटिस लग गया, हॉग्समीड की अगली यात्रा रद्द। रॉन आग बबूला हो गया। ये मेरे जन्मदिन पर थी, मैं वहां जाने के लिए बेताब था। वैसे इसमें ज्यादा हैरानी की बात नहीं है। केटी के साथ जो हुआ उसके बाद। केटी अब भी सेंट मंगोज से लौटी नहीं थी। दैनिक जादूगर में कई और लोगों के गायब होने की खबर थी, लेकिन अब मुझे बस उस मूर्खतापूर्ण अंतर्ध्यान प्रशिक्षण पर ध्यान देना होगा। जन्मदिन पर बहुत अच्छा तोहफा है। 3 क्लासों के बाद भी अंतर्ध्यान होना पहले जितना ही मुश्किल साबित हुआ। हालांकि कुछ लोग विभक्त होने में कामयाब हुए। कुंठा बहुत ज्यादा थी। विल्की ट्राइक्रॉस और उसके 3 सूत्रों के प्रति काफी दुर्भावना थी। उसके बताए सूत्रों के कई मजाकिया संस्करण लोकप्रिय हो गए थे, जिनमें सबसे शालीन संस्करण कुत्ते जैसी सांस और गोबर भरा सिर थे। हैप्पी बर्थडे रॉन, हैरी ने कहा।
जब 1 मार्च को सीमा सोडीन ने नाश्ते के लिए जाते समय शोर शराबा करके उन्हें जगा दिया। तोहफा लो। हैरी ने अनुमान किया कि उन तोहफों को रात में घरेलू जिन्नों ने पहुंचाया होगा। रॉन ने नींदी आवाज में कहा, धन्यवाद। जब रॉन अपने तोहफे खोलने लगा तो हैरी बिस्तर से उठा, संदूक खोलकर नक्शा खोजने लगा। संदूक का आधा सामान बाहर निकालने के बाद नक्शा उस मोजे के नीचे छिपा मिला जिसमें उसने खुशकिस्मती काढ़े की शीशी छुपा रखी थी। वो बुदबुदाया, ठीक है। फिर वो नक्शे को पलंग पर ले गया और धीरे से ठोंक कर बुदबुदाया, मैं कसम खाता हूँ जो कहूँगा झूठ के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत बढ़िया हैरी, रॉन ने उत्साह से कहा। क्विडिच कीपर के उन नए दस्तानों को लहराया जो हैरी ने उसे दिया था। कोई बात नहीं, सुनो, मुझे लगता है कि वो अपने बिस्तर पर है। रॉन ने जवाब नहीं दिया, वो तोहफे खोलने में व्यस्त था। बीच बीच में खुशी की आवाज़ें निकालता जा रहा था। इस साल बहुत अच्छे तोहफे मिले हैं। देखो मुझे मम्मी डैडी ने क्या दिया है। उसने सोने की एक भारी घड़ी निकाली जिसके किनारों पर अजीब से प्रतीक बने थे और कांटों की बजाय छोटे छोटे सितारे हिल रहे थे। ओह, मुझे लगता है मैं अगले साल बालिग भी हो जाऊंगा। बहुत बढ़िया, हैरी बुदबुदाने लगा। घड़ी पर एक नज़र डालने के बाद नक्शे को देखने लगा। मेलफॉय कहाँ है? मेलफॉय उसे कहीं नहीं दिखा। रॉन ने चॉकलेट कड़ाहियों का एक बक्सा हैरी की तरफ बढ़ाते हुए भारी आवाज में पूछा, लोगे? नहीं, हैरी ने ऊपर देखते हुए कहा। मेलफॉय दोबारा गायब हो गया है। हो ही नहीं सकता, रॉन ने कहा। कपड़े पहनने के लिए पलंग से उतरते समय दूसरी चॉकलेट कड़ाही मुंह में ठूस ली। चलो, अगर तुम जल्दी नहीं चलोगे तो भूखे पेट ही अंतर्ध्यान होना पड़ेगा। वैसे शायद इससे अंतर्ध्यान होना ज्यादा आसान हो जाएगा। रॉन ने कुछ सोचते हुए चॉकलेट कड़ाही का बॉक्स देखा और फिर कंधे उचकाकर तीसरी खा ली। हैरी ने नक्शे को छड़ी से ठोंक कर कहा, उलझन सुलझन। हालांकि उलझन सुलझी नहीं थी। मेलफॉय के बीच बीच में गायब होने का कोई तो कारण होना चाहिए, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। इसका पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका था पीछा करना, लेकिन अदृश्य चोगा होने के बावजूद ये विचार व्यवहारिक नहीं था। तैयार हो? उसने रॉन से कहा। वो गलियारे के दरवाजे पर आधी दूर तक चला गया, तब जाकर उसे एहसास हुआ रॉन हिला भी नहीं था। वो अपने बिस्तर पर झुका हुआ था, बारिश से नहाई खिड़की को घूर रहा था। रॉन, नाश्ता करने चलो, मुझे भूख नहीं है। हैरी ने उसकी तरफ घूरा। अभी तो तुमने कहा था। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नीचे चलता हूँ। हैरी ने संदेह से उसे ऊपर से नीचे तक देखा। तुमने अभी अभी चॉकलेट कड़ाही का आधा बॉक्स खा लिया है, इसलिए भूख नहीं लगी होगी। ऐसी बात नहीं है। ओह, तुम नहीं समझोगे। सही कहा। हैरी चकरा गया था। वो दरवाज़ा खोलने के लिए मुड़ा। हैरी, क्या? हैरी, मैं इसे नहीं झेल सकता। तुम क्या नहीं झेल सकते? हैरी ने कहा, जो निश्चित रूप से दहशत में दिख रहा था। रॉन का चेहरा पीला था। उसे देखकर लगा उसे उल्टी होने वाली है। रॉन ने भर्राई आवाज में कहा, मैं उसके बारे में बिना सोचे नहीं रह सकता। हैरी मुंह फाड़ कर देखता रहा। उसे उम्मीद नहीं थी और उसे यकीन नहीं था कि वो इसे सुनना चाहता था। हालांकि वो दोस्त थे, लेकिन अगर रॉन लेवेंडर को लैव लैव बोलने लगेगा तो उसे दखल देना पड़ेगा। उसका नाश्ता नहीं करने से क्या संबंध है? हैरी ने इस मामले में सामान्य बुद्धि का प्रयोग करने की कोशिश की। मुझे लगता है उसे मेरी मोहब्बत का पता भी है, रॉन ने हताशा भरी मुद्रा ने कहा। हैरी ने चकराते हुए कहा, वो दिन भर तुम्हें चूमती रहती है, निश्चित रूप से उसे तुम्हारी मोहब्बत का पता होगा। तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? हैरी ने कहा। उसे एहसास हुआ कि बेसिर पैर की बातें हो रही हैं। रोमिल्डा वैन, रॉन ने धीरे से कहा। इस नाम से उसके चेहरे पर चमक आ गई जैसे धूप खिल गई हो। हैरी बोला, मजाक मत करो। तुम मजाक कर रहे हो? मुझे लगता है हैरी, मैं उससे प्यार करता हूँ। ठीक है, हैरी ने रॉन के पास आते हुए कहा ताकि उसकी चमकती हुई आंखों और पीले चेहरे को ठीक से देख ले। सीधे चेहरे से ये बात दोबारा तो कहो। मैं उसे प्यार करता हूँ। क्या तुमने उसके बाल देखे हैं? कितने काले, रेशमी, चमकीले, और उसकी आंखें। ये सचमुच मजेदार है, लेकिन मजाक खत्म हो गया है, ठीक है? अब इसे छोड़ दो, हैरी ने अधीरता से कहा। वो चलने के लिए मुड़ा। अभी दरवाजे की तरफ 2 कदम गया था कि उसके दाहिने कान पर जोरदार मुक्का पड़ा। लड़खड़ाते हुए वो देखने लगा। रॉन की मुट्ठी तनी थी, उसका चेहरा गुस्से से भिजा था। वो उसे दोबारा मुक्का मारने वाला था। हैरी ने तत्काल प्रतिक्रिया की। उसने अपनी छड़ी जेब से बाहर निकाली। बिना सोचे समझे पहला मंत्र बोल दिया, आकाशगामी। रॉन चिल्लाया। उसके पैर एक बार फिर ऊपर हो गए। वो हवा में उल्टा लटक गया और दुशाले नीचे की तरफ हो गए। हैरी गरजा, तुमने मुझे क्यों मारा?
तुमने उसका अपमान किया है हैरी। तुमने कहा कि ये मजाक है। ये पागलपन है। तुम्हें हो क्या गया? हैरी ने कहा और उसने रॉन के पलंग पर खुले पड़े बॉक्स को देखा और तेजी से दौड़कर आते दैत्य की तरह सच्चाई उससे टकरा गई। तुम्हें चॉकलेट कड़ाही कहाँ मिली? बर्थडे के तोहफे में। रॉन चिल्लाया और आजाद होने की कोशिश में हवा में धीरे से घूमा। याद है मैंने तुम्हें एक देने की कोशिश की थी। तुमने उन्हें जमीन से उठाया था, है ना? वो मेरे पलंग से गिर गई थी। ठीक है, अब मुझे नीचे उतारो। वो तुम्हारे पलंग से नहीं गिरी थी, मूर्ख कहीं के। वो मेरी थी। जब मैं नक्शा खोज रहा था तो मैंने उन्हें संदूक से निकाल कर फेंका था। ये चॉकलेट कड़ाही मुझे रोमिल्डा ने क्रिसमस के पहले दी थी। उसमें प्रेम काढ़ा भरा है। लेकिन सिर्फ एक ही शब्द रॉन के दिमाग में घुस पाया, रोमिल्डा। क्या तुमने रोमिल्डा का नाम लिया? हैरी, क्या तुम उसे जानते हो? मेरा परिचय करवा सकते हो? हैरी ने लटके हुए रॉन को घूरा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। हैरी का हंसने का मन हुआ पर उसने हंसी रोकी। उसका एक कान उसके दुख रहे दाहिने कान के सबसे करीब था। वो चाहता था कि वो रॉन को नीचे उतार ले और तमाशा करने दे जब तक काढ़े का असर खत्म ना हो जाए, लेकिन वो दोस्त थे और रॉन ने जब उस पर हमला किया था तो वो पूरे होशो हवास में नहीं था। हाँ, मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा, हैरी ने तेजी से सोचते हुए कहा। मैं इस समय तुम्हें नीचे ले चलता हूँ, ठीक है? उसने रॉन को फर्श पर थोड़ी ज्यादा तेजी से नीचे गिराया। रॉन मुस्कुराते हुए खड़ा हो गया। वो स्लग हॉर्न के ऑफिस में होगी। वहां क्यों होगी? रॉन ने चिंता से पूछा। उसके पीछे पीछे चलने लगा। ओह, वो काढ़े की अतिरिक्त पढ़ाई कर रही है, हैरी ने तत्काल झूठ बोल दिया। रॉन ने उत्साह से बोला, मैं उनसे पूछूंगा कि क्या मैं भी उनके साथ अतिरिक्त पढ़ाई कर सकता हूं। बहुत बढ़िया विचार है। लेवेंडर तस्वीर के छेद के पास इंतजार कर रही थी। हैरी ने इस जटिल स्थिति का अनुमान नहीं लगाया था। तुम्हें देर हो गई वॉन वॉन, उसने कहा। मेरे पास तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा है। मुझे अकेला छोड़ दो। हैरी रोमिल्डा वेन से मेरा परिचय करवाने जा रहा है। इसके बाद लेवेंडर से एक शब्द कहे बिना रॉन तस्वीर के छेद से बाहर निकल गया। हैरी को थोड़ी चिंता हुई कि स्लग हॉर्न कहीं नाश्ता तो नहीं कर रहे होंगे, लेकिन पहली ही दस्तक पर उन्होंने ऑफिस का दरवाजा खोल दिया। उनकी आंखें थोड़ी धुंधली दिख रही थी। हैरी, वो बुदबुदाए, इतनी सुबह? प्रोफेसर, मैं आपको परेशान करने के लिए माफी चाहता हूं, हैरी ने धीरे से कहा। रॉन पंजों के बल स्लग हॉर्न के कमरे में झांकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन मेरे दोस्त ने गलती से प्रेम काढ़े वाली चॉकलेट खा ली है, तो आप उसका विषहर दे दें। मैं उसे मैडम पॉम्फ्री के पास ले जा सकता था, लेकिन वीजली जादूगरी दुकान के सामानों पर प्रतिबंध है और आप जानते हैं अजीब सवाल पूछे जा सकते हैं। स्लगहॉर्न ने कहा, मुझे लगता है तुम खुद ही उसे तत्काल विषहर काढ़ा देकर ठीक कर सकते थे। तुम काढ़े बनाने में इतने निपुण हो। देखिए, मैंने आज तक प्रेम काढ़े का तोड़ नहीं बनाया है सर। मैं जब तक इसे सही बना पाऊंगा तब तक रॉन कोई गंभीर गलती न कर ले। रॉन उसी समय धीरे से बोला, हैरी, मुझे वो नहीं दिख रही है। क्या इन्होंने उसे छिपा रखा है? क्या ये काढ़ा नया है? स्लगहॉर्न ने कहा, जो रॉन को व्यावसायिक दिलचस्पी से देख रहे थे। वो जितनी देर तक रखे रहते हैं उतनी शक्ति उनकी बढ़ती जाती है। प्रोफेसर, आज इसका जन्मदिन है। ओह, ठीक है, अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, स्लगहॉर्न ने पिघलते हुए कहा। मेरे बैग में वो विषहर है, ज्यादा मुश्किल काढ़ा नहीं है। रॉन दरवाजे से होकर धड़धड़ाता हुआ स्लगहॉर्न की काफी गर्म स्टडी में घुस गया। वो एक सजे हुए स्टूल से टकरा कर लड़खड़ा गया। उसने हैरी की गर्दन में हाथ डालकर अपना संतुलन संभाला और बुदबुदाया, उसने ये तो नहीं देखा होगा, है ना? हैरी बोला, वो अभी नहीं आई है। उधर स्लगहॉर्न काढ़ों की किट खोल रहे थे। उन्होंने कांच की एक छोटी सी शीशी में चुटकी भर ये सामान और चुटकी भर वो सामान डाला। ये अच्छा हुआ, मैं कैसा दिख रहा हूं? रॉन ने जोश में कहा। बहुत आकर्षक, स्लगहॉर्न ने सहजता से कहा और रॉन को साफ द्रव से भरा एक गिलास थमा दिया। इसे पी जाओ, ये घबराहट दूर करने का टॉनिक है। जब वो आएगी तो तुम शांत रहोगे, समझे? बहुत बढ़िया, रॉन ने उत्साह से कहा और आवाज करते हुए काढ़ा गटक लिया। हैरी और स्लगहॉर्न उसे देखते रहे। एक पल के लिए रॉन उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट कम हो गई, उझल हो गई। इसके बजाय उसके चेहरे पर बहुत ही दहशत भरा भाव था। हैरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो सामान्य हो गए? स्लगहॉर्न हंसे और हैरी ने आगे कहा, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, स्लगहॉर्न ने कहा। रॉन ध्वस्त दिखता हुआ पास वाली कुर्सी पर लुढ़क गया। वो निढाल दिख रहा था।
स्लगहॉर्न ने कहा, जो अब उस टेबल की तरफ जा रहे थे जिस पर बहुत सी शराब की बोतलें थीं। मेरे पास बटर बियर है, मेरे पास शराब है, मेरे पास इस बेहतरीन पुरानी शराब की आखिरी बोतल है। मैं इसे डंबलडोर को क्रिसमस पर तोहफे में देना चाहता था। खैर, जो चीज़ उन्हें मिली ही नहीं, उन्हें उसका अफसोस भी नहीं होगा। हम इसे खोलकर मिस्टर वीजली का जन्मदिन मनाते हैं। निराश प्रेम की वेदना को दूर भगाने के लिए बेहतरीन शराब से अच्छा कुछ नहीं। स्लगहॉर्न एक बार फिर हंसे। हैरी हंसने लगा। सच्ची याद को निकलवाने की असफल कोशिश के बाद पहली बार स्लगहॉर्न के साथ वो अकेला था। अगर वो स्लगहॉर्न को अच्छे मूड में रखे, अगर वो पुरानी शराब पीने के बाद पिघल जाएं। ये लो। स्लगहॉर्न ने हैरी और रॉन को शराब का एक एक गिलास थमाने के बाद गिलास उठाया। हैप्पी बर्थडे। रॉन ने शराब का पहला घूंट पिया। एक ही पल में जो दिल के धड़कने जितना समय था, हैरी को एहसास हो गया कोई भयंकर चीज हो गई है। हालांकि स्लगहॉर्न को कुछ नहीं लगा। और तुम्हारे ऐसे बहुत सारे जन्मदिन। रॉन! रॉन के हाथ से गिलास गिर गया। वो कुर्सी से आधा उठा लुढ़क गया। उसके हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मुंह से झाग निकल रहा था। उसकी आंखें बाहर निकली जा रही थीं। प्रोफेसर, कुछ कीजिए! हैरी गरजा। स्लगहॉर्न को तो सदमे में जैसे लकवा मार गया हो। रॉन छटपटा रहा था। उसका दम घुट रहा था। उसकी चमड़ी नीली पड़ रही थी। क्या? लेकिन स्लगहॉर्न ने कहा। हैरी ने छलांग लगाकर एक नीची टेबल पार की। स्लगहॉर्न के काढ़ों की खुली हुई किट की तरफ भागा। उसने कुछ जार और पाउच निकाले, जबकि रॉन की दम घुटी सांस की भयंकर आवाज कमरे में भरने लगी। फिर उसे वो मिल गया, वो सिकुड़ा हुआ किडनी जैसा पत्थर जो स्लगहॉर्न ने काढ़े की क्लास में उससे लिया था। वो तेजी से धड़धड़ाता हुआ रॉन के पास आया। उसने उसका जबड़ा खोलकर बिजुआ उसके मुंह में ठूस दिया। रॉन कांपा। उसने तेजी से आह भरी, फिर वो अचेत हो गया।